नमस्कार बच्चों, रैम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब रेगुलर आपको सीटेट से रिलेटेड सारे वीडियो मिलेंगे, साथ ही साथ जल्द ही आपको सुपर टेट के भी वीडियो आने लग जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सीटेट का वीडियो। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके थे जिसमें मैंने आपको सीटेट हिंदी का पेपर जो ऑलरेडी आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आपको दिया हुआ था। ये आपका पेपर था जो कल मैंने आपको दिया हुआ था। तो इससे लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आए होंगे, बहुत सारी बातें दिमाग में आई होंगी, तो सारी चीज़ें एक एक करके समझते हैं। आज हम देखेंगे सीटेट हिंदी का जो पेपर है उसके क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ये मैं पहले ही समझा चुका कि टोटल हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों। हिंदी में टोटल आपके सीटेट हिंदी में टोटल कितने प्रश्न आते हैं। सीटेट हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं। जिन लोगों ने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ली होगी उनको क्वेश्चन नंबर, आप देखिए कुछ न रटें, फर्स्ट लैंग्वेज ये तो सब आपके लिए मायने रखता, लेकिन ये याद रखना क्वेश्चन नंबर 91 से 120 ये क्वेश्चन आपको करने हैं आपको हिंदी के। इसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये जो 30 क्वेश्चन हैं ये 2 भागों में बटे हैं। 15 क्वेश्चन आपके किसके होते हैं प्यारे बच्चों, 15 क्वेश्चन होते हैं थ्योरी के और 15 ही क्वेश्चन होते हैं आपके पेडागोजी के। तो खैर हमने ये सारी बातें कल क्लियर कर दी थी। अब आगे बढ़ते हैं और एक आज के लेक्चर में हम समझेंगे 15 क्वेश्चन थ्योरी कैसे सॉल्व करते हैं, क्या कहानी है क्या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट हिंदी के 30 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 91 से 120 होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज जिन्होंने ली होती है उनके। ठीक है गाइस, तो चलते हैं। सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने कुछ बिंदु बना रखे हैं, एक एक करके उन्हीं से समझाता हूँ। सबसे पहले तो वार्निंग ये है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें जो कि मैंने पहले आपको दिया हुआ था, और उस वीडियो को देखकर उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक है उसको डाउनलोड करके हिंदी का पेपर करके आप उसी के बताए अनुसार अपने अपने आंसर लगा लें। अब अगली बात आती है कि आपके दिमाग में जब वो वीडियो देखा होगा तो क्या क्या प्रश्न आए होंगे। आई होप कि मैं आपके चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपके दिमाग में आया होगा, अरे सर ने कोई हिंदी की व्याकरण तो पढ़ा ही नहीं है और उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। हिंदी व्याकरण में न संधि पढ़ाई है, न समास पढ़ाया है, न प्रत्यय उपसर्ग पढ़ाया। देखिए मैं ये भी बता रहा हूँ कि हिंदी व्याकरण में आता क्या क्या है। संज्ञा, सर्वनाम, ये सीटेट का सिलेबस है, हिंदी व्याकरण का सीटेट का सिलेबस है। मैंने एक और वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने पूरा हिंदी व्याकरण का क्या सिलेबस होता है वो सब बताया हुआ। लेकिन जो सीटेट है उसमें हिंदी व्याकरण में संधि, समास, प्रत्यय उपसर्ग, मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द और पर्यायवाची, इसके ज़्यादा कुछ आता नहीं है प्यारे बच्चों। तो ये तो हो गया हिंदी का व्याकरण का सिलेबस। तो आपके दिमाग में पहला प्रश्न ये उठ रहा होता है कि जब हिंदी व्याकरण ही नहीं पढ़ी तो मुझे हिंदी बनेगी कैसे। आप बिल्कुल गलत हैं यहाँ पे। मैं आपको कल भी बताया था हिंदी व्याकरण से बहुत ज़्यादा सीटेट में कुछ नहीं आता है। ग्रामर के कितने गिनती के क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, 2 से 3 प्रश्न, गिनती के सिर्फ 2 से 3 प्रश्न आते हैं। और धीमे से अभी जस्ट देखेंगे इस पूरे वीडियो में कि किस तरीके से सारी कहानी है। अब आती है बात कि 2-3 क्वेश्चन और दिमाग में, ये कोई बहुत बड़े विद्वान सर आए हैं, बोले ऐसे कौन पढ़ाता है। पता चला पेपर दे दिया और बोले कि इस पेपर करके दिखाओ। जब कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो पेपर बनेगा कैसे। देखिए मैंने ये कहा कि आप प्रयास करिए, आप तुक्का मारिए। और अभी भी मैं कह रहा हूँ आप इस वीडियो को तभी आगे देखें जब आपने जो हिंदी का पेपर मैंने आपको दिया था डिस्क्रिप्शन लिंक में डाउनलोड करके उसके आंसर लगा लें तभी। अब आपके दिमाग में ये आता हो ये बहुत महान ज़्यादा आए हैं, जब पेपर कुछ पढ़ाया नहीं है डायरेक्ट पेपर करवाने बैठ गए, मुझसे पेपर कैसे बनेगा। तो मैं आपको बोलूँ वहाँ पैसे जाता है। और अगर आप भाई बीएड और बीटीसी करके आए हैं तो आराम से कम पढ़ना तो आता ही होगा हिंदी। अगर हिंदी पढ़ना आता होगा तो कम से कम इसे प्रयास ज़रूर करिए। प्रयास करने के बाद बाकी सारी चीज़ें मेरे हवाले छोड़ दीजिए। तो ऐसे कौन पढ़ाता है इसका आंसर मेरे पास नहीं। आपको धीमे धीमे समझ में आने लग जाएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। बड़ा ही अलग स्टाइल है, लेकिन ध्यान रखिए आप फेसबुक पेज पे जाइए, यूट्यूब चैनल पे जाइए, हमेशा अनएक्सपेक्टेड मतलब एक हिस्ट्रिकल रिजल्ट होता है। पिछले साल 90% के आसपास रैम एकेडमी का रिजल्ट रहा। 660 प्लस चयन बहुत बड़ी बात होती है, शायद आसपास के शहरों में भी नहीं है इस तरीके का चयन। टॉपर से लेके सब कुछ, कोई 1-2 टॉपर नहीं होते, 120 के ऊपर न जाने कितने। अब आती है ये भी कोई पढ़ाने का तरीका है, मतलब ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आ रहा होता, जब कुछ पढ़ा ही नहीं है सीधा पेपर दे दिया करने को तो कैसे काम बनेगा। और चौथा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा
क्या ये सीटेट मतलब इस पेपर को लेकर आ रहा होगा, ये बोले पेपर है कैसा, रैम एकेडमी का बना हुआ पेपर है क्या, या फिर ये सारी ये रैम एकेडमी की सीलें ज़रूर लगी हुई, बस इतना बताने के लिए कि भाई मैं अपने ये जो पेपर कहीं से डाउनलोड हो तो रैम एकेडमी के लिंक के थ्रू डाउनलोड हुआ है। बाकी देखिए सीटेट का पिछले दिसंबर 19 का पेपर है, ध्यान रखें ये लिखा हुआ है, आप अगर देख पाएँ तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है 19, तो इसका मतलब ये जो पेपर है वो आपका भी जो दिसंबर में पेपर हुआ था सीटेट का, उसी का ये पूरा ओरिजिनल पेपर है। दिसंबर सीटेट 19 का ये ओरिजिनल पेपर है। उस ओरिजिनल पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ हिंदी वाला जो सेक्शन है और जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है वो आपको दी है, क्योंकि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं या हिंदी बेल्ट से, और चूंकि मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आई होप कि सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो फर्स्ट लैंग्वेज ही लेते हैं। बाकी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में कितना अंतर होता है, सेकंड लैंग्वेज अगर आप हिंदी के लोगे तो उसमें दोनों के दोनों गद्य आएंगे, और फर्स्ट लैंग्वेज लोगे तो एक गद्य आएगा और एक क्या आएगा प्यारे बच्चों, एक आएगा आपका पद्य। तो गद्य मैं फिर से लिख देता हूँ, फर्स्ट लैंग्वेज अगर आपने ली है हिंदी तो आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी के, थोड़ा सा टाइम ख़राब हो रहा होगा, 15 क्वेश्चन मिलेंगे थ्योरी के, इसमें आपको हिंदी का एक गद्य मिलेगा और एक पद्य मिलेगा, पद्य माने कविता। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज ली रखी होगी तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी में दोनों के दोनों गद्य मिलेंगे प्यारे बच्चों, दूसरा भी गद्य मिलेगा और पहला वाला भी गद्य मिलेगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे। एक दिन मैं पूरा पेपर आपको समझा दूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा, इस पर टाइम ख़राब नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो देखिए बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, एक और प्रश्न आ रहा होगा आपके दिमाग में कि यार सीटेट पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको कल भी बताया था कि श्रद्धा ज्ञानम लभते, जिसके पास श्रद्धा होती है वही ज्ञान प्राप्त करता है। बाकी मैं अपनी योग्यता के बारे में बताऊँ, मैं जितने आज तक पेपर हुए हैं सीटेट के सारे मैंने एग्ज़ाम हॉल में दे के बैठे हैं, इसलिए ताकि मेरा अनुभव बढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूँ, बाकी ना जाने कितने बच्चे यहाँ से पास हुए, तो बस 2 ही बातों पर ध्यान रखिए, बाकी आपको 2-3 पेपर डिस्कस करने के बाद खुद ही समझ में आने लग जाएगा कि आप पास हो पाएंगे या नहीं। तो ये बात हो गई। अब चलिए आप मान के चल लें कि भाई सीटेट पास हो ही जाएंगे, तो कैसे होंगे ये सारी चीज़ें देखते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का पेपर। तो देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि ये देखो यहाँ से पता चलता है, ये देखिए भाषा फर्स्ट लिखा हुआ है ना, तो भाषा फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर कहाँ से 91 से लिखे हुए, तो इसका मतलब आपने फर्स्ट लैंग्वेज ली है और हिंदी आपको करना है, तो उसी का ये सेक्शन है। अब ये सेक्शन में आपको मैं पहले बता चुका कि एक गद्य आता है और एक आपका क्या आता है, ये देखिए ये गद्य के क्वेश्चन है, फिर इसके बाद यहाँ से क्या चालू हो जाएगा आपका ये पद्य है, और यहाँ पे आपका क्या है ये आपके सामने गद्य है। तो अब सारी चीज़ें समझते हैं कि गद्य और पद्य को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो कुछ रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना होता है। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला पैसेज के सॉल्विंग के रूल्स क्या हैं। तो सबसे पहला रूल है कि सबसे पहले तो आप पैसेज का टाइप पहचानें प्यारे बच्चों। अब आप कहोगे सर ये पैसेज टाइप ये क्या होता है। देखिए जैसे आपने अखबार पढ़ा है प्यारे बच्चों, कभी अखबार पढ़ा होगा आपने, तो अखबार में हर तरीके की खबरें आती हैं, लेकिन क्या पूरा अखबार आपका पढ़ने में मन लगता है? नहीं। पहले पेज पे तो करंट की चीज़ें दी होती हैं, अगले पेज पे लोकल की खबरें दी होती हैं, एक पेज पर खेल समाचार होते हैं, तो कभी एक पेज पर बिजनेस समाचार होते हैं, एक पर संपादकीय होती है। तो आप पाते होंगे कि आप अगर मान लीजिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो आपको खेल समाचार बहुत अच्छा लगता होगा, लेकिन आपको बिजनेस और संपादकीय अच्छी नहीं लगती होगी। जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा होगा उसे संपादकीय आर्टिकल अच्छे लगते होंगे, जो व्यापारी होगा उसे बिजनेस का पेपर अच्छा लगता होगा। तो होता क्या, आप यहाँ आप कुछ भी हो लेकिन आपको पैसेज कोई भी आ सकता है। तो यही है पैसेज का टाइप। जैसे एक अखबार सारे तरीके की खबरों को कंटेन करता है, यहाँ किसी एक तरीके की खबर पैसेज में आएगी। अब पैसेज में किस किस तरीके की खबरें आ सकती हैं, जैसे फिक्सन होता है। फिक्सन का मतलब होता है काल्पनिक कहानियाँ। जैसे आपने वो हैरी पॉटर का पूरा सीरीज़ देखा होगा, तो वो फिक्शनल उपन्यास है। अभी अभी आपने एक वो कोरोना वायरस चल रहा, तो एक चाइना की आपका जो साउथ कोरिया की मूवी है वो फेमस हो गई, तो वो जो मूवी है वो भी कैसी मूवी थी, फिक्शनल। पहले गई लेकिन उसके बाद की जैसी चीज़ें अभी हो रही हैं वैसी हो रही हैं। अगली चीज़ है साइंस वैज्ञानिक
पैसेज आ सकते हैं, मतलब जिसमें विज्ञान की बातें होंगी। दार्शनिक पैसेज आ सकते हैं, मतलब फिलोसफिकल बातें होंगी। समसामयिक की मतलब कोई जो आजकल इशू चल रहा होगा उसको लेकर आ जाए। कोई कहानी आ सकती है पैसेज में। अब आप ही बताइए इनमें आपको सबसे आसान कौन से लगेंगे पैसेज? जो कहानी वाले होंगे। समसामयिकी वाले भी आसान लग सकते हैं क्योंकि आजकल हर कोई न्यूज़ें और अखबार और कहानियाँ पढ़ता रहता है। लेकिन अगर कहीं विज्ञान का पैसेज आ गया या दार्शनिक पैसेज आ गया तो थोड़ा बच्चों को कठिन लगते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप पैसेज टाइप पहचान लें कि पैसेज आया कैसा है। देखिए, मैं इसमें उदाहरण भी दूंगा, अभी जब मैं ये पैसेज पढ़ूंगा तो समझूंगा, पहले ये सारी बातें समझ लें। तो सबसे पहले क्या जानेंगे प्यारे बच्चों कि भाई आपका पैसेज का टाइप क्या है। देखिए, अगर वैज्ञानिक पैसेज है या फिलोसफिकल पैसेज है तो पहले ही से जान लो कि इसे स्लो पढ़ना है और उसमें कठिन कठिन शब्द होंगे। लेकिन अगर कहानी आई है या फिर समसामयिक मतलब करंट का कोई टॉपिक से लेकर पैसेज आया तो आप बहुत स्पीड में भी पढ़ सकते हैं। अब आती है अगली बात कि यहाँ पर डेटा एंड फैक्ट्स की बात कर लें। मतलब दूसरी चीज़ पैसेज में क्या होती है, डेटा एंड फैक्ट्स। मतलब कि जैसे कहीं आ जाएगा 5 जुलाई 1999 या आ जाएगा कि 40 लोग थे, तो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना होगा, अंडरलाइन करना होगा। प्यारे बच्चों, क्या करना होगा, अंडरलाइन। किससे अंडरलाइन करना होगा, जो डेटा एंड फैक्ट्स होंगे। और दूसरी बात क्या होगी, जैसे मान लीजिए कठिन कठिन शब्द आ गए। अब देखिए, कठिन शब्द हर किसी के लिए अलग अलग होंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से। तो कठिन शब्द मान लीजिए, जैसे यहाँ पे आप ये पढ़िए, थोड़ा सा लाइन बगल में ही लिखी हुई लाइन को पढ़िए। जैसे तरह गलत रास्ते पर लेता का नतीजा भयानक हो रहा है। मान लीजिए सपोज भयानक शब्द वैसे तो बहुत सरल है, लेकिन हो सकता है जो अंग्रेजी माध्यम का छात्र उसे ना बनता हो। अब ये वेढब वर्ड देख लीजिए, ये तो आई होप कि जो लोकल के लोग होते हैं उन्हें तो समझ में आता है, लेकिन जो शुद्ध हिंदी बोलना जाता है वो वेढब हो सकता है, जानता हो ना जानता हो। तो ये सारे शब्द ही आपके लिए क्या होंगे, कठिन। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे अंडरलाइन करना। तो ये हो गई बात कठिन शब्द की। अब अगली बात आती है कि पैसेज को किस स्पीड में पढ़ना है। क्या पैसेज एक ही बार पढ़ा जाना चाहिए, कि 2 बार पढ़ा जाना चाहिए, कि 3 बार पढ़ा जाना चाहिए? तो ध्यान रखना, मैं आपको बोलूँगा कि पैसेज कुछ ऐसे पढ़ना है कि एक बार ही पढ़ा जाए, दूसरे बार पढ़ने की नौबत ना आए। अब ये कैसे संभव होगा, स्पीड क्या रखें, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ें, मतलब थोड़ा सा इधर आ जाओ। जैसे ये पैसेज है, क्या मैं ऐसे पढ़ूँ, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया, ऐसे पढ़ेंगे क्या? या फिर ऐसे पढ़ेंगे क्या, आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब क्या इतनी तेज पढ़ना है या पहले जैसा बहुत स्लो पढ़ना है? तो देखिए, ना तेज पढ़ना है ना स्लो पढ़ना है। तो आप बोलोगे सर फिर तेज और स्लो के अलावा तीसरी नई चीज़ कौन सी आ गई? कोई नई चीज़ नहीं होती। तो ध्यान रखना, ऐसे पढ़ना है जिससे ये लगे कि आपको क्या हो रहा है, समझ आ रहा है। देखिए, अगर आपकी समझ आ रहा है तो अपने आप आपको ये पता नहीं चलेगा कि स्लो है या फिर तेज है। अब समझ आने के लिए मतलब स्पीड में तो पढ़ें, लेकिन समझ के साथ पढ़ें। समझ के साथ पढ़ने का मतलब गति क्या होगी, अभी मैं आपको एक एक करके पूरा पैसेज ही पढ़ के सुनाऊंगा। और ये 3 बातें, मतलब पैसेज का टाइप क्या है, डेटा एंड फैक्ट्स क्या हैं, और कठिन शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, सारी चीज़ों पे ध्यान दूंगा। 5वीं चीज़ है, पैसेज में जो लिखा है उसे 100% क्या मानेंगे, सही, नो डेढ़ दिमाग। ये डेढ़ दिमाग वर्ड से मैं बहुत खेलूँगा आपके साथ। बहुत सारे बच्चों का फेल होने का कारण क्या होता है, उनका डेढ़ दिमाग होता है। तो ये डेढ़ दिमाग क्या चीज़ होती है, अगर आप रैम अकेडमी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डेढ़ दिमाग होता क्या है। तो अगली बात यह है कि देखिए, कोई भी पैसेज में चाहे भले गलत चीज़ क्यों ना लिखी हो, उसमें लिखा हो कि मर्डर करना अच्छी बात है, तो आप ये मान के चलेंगे मर्डर करना अच्छी बात हो। ये नहीं सोचेंगे कि पैसेज गलत है, मिसप्रिंट हो गया होगा, पेपर में मिसप्रिंट हो सकता है। भैया, पेपर कभी मिसप्रिंट नहीं होगा ना, सीटेट का पेपर है, कोई एरा गैरा पेपर नहीं है। अगर उसमें कुछ गलत भी लिखा है तो आप 100% का मतलब कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जो भी लिखा है उसे ही सही मानेंगे, कोई गैसिंग नहीं करेंगे, बोले यार ये गलत लिखा होगा, ये सही हो जाएगा। अगली बात क्या, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे चीज़ों को मैं अवॉइड करता हूँ। देखिए, ये तब काम करना है जब आपका, आई होप कि आप देख पा रहे हो, ये कब काम करना है प्यारे बच्चों। जैसे ये वाली चीज़ मैं बता रहा हूँ, पैराग्राफ कितने, मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये मान लो पैसेज है तो इसमें पैराग्राफ का मतलब आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि ये पहला पैराग्राफ है, फिर ये वाला दूसरा पैराग्राफ हो गया, और नीचे आएंगे तो फिर शायद मुझे लगता है 2 ही पैराग्राफ हैं इसमें। तो हम कई बार पैसेज में पैराग्राफ गिनते हैं, भैया पहले पैराग्राफ में क्या है, टीचर बताते हैं कि पहले पैराग्राफ और दूसरा ऐसा डाल दो ताकि समझ में आए। मैं नहीं मानता, क्योंकि इससे समझ हमारी कमज़ोर होती है। हाँ, लेकिन रिवर्स रीडिंग एक ये पैसेज की, ये देखिए, अभी इन सब 2 बातों को इग्नोर करना है, ये दोनों बातों को इग्नोर करना है, आपको इनको नहीं ध्यान में रखना है।
ये कब करनी है, रिवर्स रीडिंग कब करनी है, देखो कब ये वाली चीज़ ज़रूरी पड़ेगी। जैसे सपोज आपका पेपर हो रहा है और आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट बचे हैं, 5 मिनट, और ये पेपर छूट जाएगा, तो उस वक्त रिवर्स रीडिंग ये कहती है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो। पहले क्या पढ़ लो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पढ़ लो और उसके बाद ही आप जो है अपना पैसेज पढ़ो। तो इससे क्या होगा कि कुछ क्वेश्चन तो बिना पढ़े भी सॉल्व हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय कैसे हैं, ऑब्वियस बात है यार, गणित भूगोल, गणित आ गई तो तर्क तो होगा ना, तो फिर हम ना पैसेज भी पढ़ें तब भी इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, तर्क प्रधान, बिना पैसेज पढ़े हुए। लेकिन वास्तव में क्या होगा, वो एक अलग बात होगी, है ना प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। अब आते हैं सारी बातों को और ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सारी चीज़ें रहें। तो चलिए, आई होप कि हम समझ चुके होंगे कि किस तरीके से सारी कहानी है। पैसेज पढ़ते टाइम पे हमें 3 बातों पर ध्यान देना है। पैसेज का टाइप क्या है पहले देखें, डेटा फैक्ट्स देखें, कठिन शब्द। अब पैसेज टाइप देखिए, ऐसा नहीं है पूरा पैसेज पढ़ लेंगे तब पता लगेगा आपको। पैसेज टाइप पढ़ने के लिए आपको 2 लाइन से ही पता लग जाएगा कि पैसेज का टाइप क्या है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली शुरू करते हैं सारी चीज़ें, जो भी बातें हमने अभी जानी। जैसे सपोज आप मेरा कर्सर देख पा रहे होंगे, तो मैं क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 91 तक का, ये कोई पढ़ता नहीं, एक बार पढ़ लिया करना है ना। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो पहले तो गद्यांश पढ़ेंगे, फिर चुनेंगे विकल्प। अब आते हैं, ये देखिए बहुत सारा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो ये कुछ नहीं है, ये एक बार कोड है, QR कोड होता है, आप जानते हैं इसे, बार कोड नहीं सॉरी QR कोड। ये QR कोड से वो पेपर में कुछ अपना एक रीजन रहते होंगे, किस तरीके से वो क्या करते हैं, बाकी इस पर परेशान नहीं होना, ये क्या है कुछ नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस स्पीड में पढ़ना चाहिए। जैसे मैं अभी पढ़ के पूरा बताता हूँ, धीमे धीमे पढ़ूंगा, साथ में समझाऊंगा भी। आज मैं मान के चलूँगा कि मैं आपके जैसा दिमाग रखता हूँ, मतलब जैसा आपकी समझ होगी, बिल्कुल ऐसे बच्चे की समझ जो 0 बस उसे हिंदी अच्छे से पढ़ना आती है, तो वैसे ही पढ़ूँगा। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने उस शिक्षा का नतीजा भी देख लिया जिसमें विकसित विज्ञान। अब जैसे ये वर्ड आया विकसित विज्ञान, तो मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है कि ये अंडरलाइन करना ज़रूरी है, तो मैं इसे अंडरलाइन कर दूंगा। मान लीजिए मैं पेन लिया हूँ और ये सामने पेपर है, तो मैं ऐसा करूँगा, विकसित विज्ञान, और थोड़ा सा इसे आप चाहो तो और जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से देखें। आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। तो देखते हैं, चलिए गाइस। तो जैसे हमने देखा आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, उस नतीजे का भी जिसमें विकसित विज्ञान, तो यहीं से पता लग गया कि जो पेपर, ये जो पैसेज है वो कैसा पैसेज है, दार्शनिक पैसेज है। मतलब इसमें कोई फैक्ट्स, कहानी और विज्ञान नहीं है। यहाँ पे जो सारी बातें होंगी प्यारे बच्चों, वो किस तरीके से होंगी, दार्शनिक सारी चीज़ें होंगी। तो एक ऐसा पैसेज है, पैसेज का टाइप पता चल गया 2 लाइनों को पढ़ने से ही कि दार्शनिक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया, हमने शिक्षा का नतीजा भी देखिए जो कठिन शब्द लगेगा या जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा उसे मैं अंडरलाइन करूँगा, जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। अब हो सकता है कि आपको तृप्ति थोड़ा कठिन सा वर्ड लगे तो इसे अंडरलाइन कर लो, नहीं होती। इसका कारण यही है कि शिक्षा के स्वाभाविक और आवश्यक अंगों को छोड़कर हमने ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान दिया जो मनुष्य का एक तरफा विकास करते हैं, जिनके कारण व्यक्तित्व का बड़े से बड़ा भाग अतृप्त रह जाता है। अब देखिए ये पता नहीं चल रहा कि पैसेज क्या कहने वाला है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ लॉजिकल बातें या साइकोलॉजिकल बातें कहने लगने वाला। और जैसे यहाँ पे पूर्ण विराम है, तो यहाँ से समझ में आया ना कुछ कि ये कह रहा है कि जो हम वास्तव में अभी तक पढ़ रहे थे, ये जो अभी पढ़ने का तरीका है, उससे हम जो शिक्षा का मेन उद्देश्य उसे भूल चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। बाल्यावस्था में भी कला शिक्षा को अभी तक उचित स्थान नहीं मिला है। मुझे लगता है इस लाइन को पढ़ने से आप समझ गए होंगे कि कला शिक्षा मतलब BA वाले स्टूडेंट। कला शिक्षा का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, BA वाले स्टूडेंट। कला शिक्षा को अभी तक कुछ स्थान नहीं मिला है, जहाँ मिलता भी है वहाँ बच्चा 11-12 वर्ष का होते ही उसके शिक्षा क्रम में कला प्रवृत्तियों को निकाल दिया जाता है। ऐसा ही हार्वर्ड रीड ने कहा। मतलब आई होप कि आप अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कर लिए होंगे। आजकल हर कोई बच्चा मैथ, साइंस, विज्ञान, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन कोई भी BA पढ़ के लेखक और गायक और ये आपका कविताकार मतलब कवि नहीं बनना चाहता। तो वो कह रहा है कि ये जो कला शिक्षा है इसको हम लोगों ने भुला दिया। ये पहला पैसेज बात खत्म हो गई। अब देखिए ये है डेटा एंड फैक्ट्स, जो मैं कह रहा हूँ डेटा एंड फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स है ना, हार्वर्ड रीड ने कहा। क्वेश्चन आ सकता है किसने कहा, तो इसलिए आप इसे अंडरलाइन करके रख लो। ये मतलब गोला मार, देखिए मैंने 2-3 जगह गोला मारा। अतृप्त वर्ड पे गोला मारा, फिर मैंने कला शिक्षा पे मारा, हार्वर्ड रीड पे मारा, इसके बाद मैंने तृप्ति पे मारा। तो आप ऐसे ही आप भी मारेंगे। शुरुआत में आपकी क्या स्पीड है ये मायने रखती।
पहला, दूसरा, तीसरा पेपर हम इसी तरीके से करें। हमारा अनुभव हमें बताता है कि हर व्यक्ति 11 साल की उम्र के बाद, किशोर अवस्था और उसके बाद भी सारे जीवन काल तक किसी न किसी कला प्रवृत्ति को अपने भाव प्रकटन का जरिया बनाए रख सकता है। आज के सभी विषय जिन पर हम अपनी एकमात्र श्रद्धा रखते हैं, अब देखिए किन पर श्रद्धा रखते हैं, अंडरलाइन कर लो तुरंत के तुरंत, ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, फैक्ट्स। किन पर श्रद्धा रखते हैं, गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र और यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सब की बुनियाद कैसी है, तार्किक है। मतलब देखिए मैं अभी आपको हिंदी पढ़ाऊंगा ना, तो हिंदी भी मेरी पढ़ाने का तरीका कंसेप्ट होगा, मतलब मैं लॉजिकली पढ़ाऊंगा, चीज़ों को कनेक्ट करके बताऊंगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब आजकल हम हर चीज़ को कैसे समझने लग गए हैं, तार्किक। इन पर एकमात्र जोर देने के कारण कला प्रवृत्तियाँ, अब आई होप कि जैसे ये वर्ड आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में पीछे कुछ जाए भी। कला प्रवृत्तियों का मतलब होता है जैसे बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाना, ये मतलब भावना प्रधान होती हैं। आपने वो तारे ज़मीन पर मूवी देखी होगी, उसमें दरअसल सफारी जो है काफ़ी भावना प्रधान व्यक्ति होता है, लॉजिकल भी होता है, बस उसे पढ़ने ही तो नहीं आता डिसलेक्सिया प्रॉब्लम की वजह से। तो ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम से करीब करीब निकाल दी जाती है। मतलब आजकल का जो सिलेबस है वो तार्किक ज़्यादा है, उसमें भावों की, भावनाओं की इज्जत करना नहीं है। आजकल कोई ऐसा पाठ नहीं जिसमें ये बताएगा वो बड़ों की इज्जत करो, नमस्ते करो, ये करो, हर चीज़ तार्किक है। इस वजह से क्या हो रहा होगा, क्या दिक्कतें आती हैं, तो देखिए आगे लिखेगा, मतलब ये यहाँ से समझ में आ जाए कि आगे बोलेगा क्या। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम, अच्छा ये अंडरलाइन नहीं करना है, मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ, मतलब ये तो समझाने के हिसाब से कर रहा था, यहाँ पे ये इसको अंडरलाइन जरूर करना। ये प्रवृत्तियाँ केवल पाठ्यक्रम से ही नहीं निकाली जाती, बल्कि इन तार्किक विषयों को महत्व देने के कारण व्यक्ति के दिमाग से भी बिल्कुल निकल जाती हैं। किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते, मतलब इससे क्या होता है, महत्व देने व्यक्ति के दिमाग से भी ये कला प्रवृत्तियाँ, भावनाएं निकल जाती हैं। और इसी वजह से आप देख रहे हैं आजकल रोड पे कोई आ जाता है तो एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, हमें कोई मतलब नहीं होता। मतलब ये क्योंकि हमारा आजकल तार्किक चिंतन हो गया कि अगर हम उसकी मदद करेंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी, फिर पूछेगी, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, कौन जाएगा। तो ये किशोर अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है। सभ्यता रोज व रोज बेढब होती जा रही है, व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है। अब बेढब का मतलब एक तरीके से बेढंग होती जा रही है या ढर्रे से बदलती जा रही है। व्यक्ति का विकास तो हो रहा है, कह रहा विकास तो हो रहा है, लेकिन कैसा विकास हो रहा है, गलत विकास हो रहा है। उसका मानस मतलब कि मन अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, ये अंडरलाइन कर लो क्योंकि काम की चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकता है। समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस का करने का ज्वर चढ़ा है। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। मतलब वही तालीम का मतलब, ये देखिए उर्दू का वर्ड है, हो सकता है आपको समझ में ना आता हो, तालीम का मतलब शिक्षा ही होता है। तो ये तालीम मतलब शिक्षा हो गया है। दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर माने तो बुखार होता है। तो मतलब आजकल जो समाज में फूट पड़ी है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से, क्योंकि हमने तार्किक विषयों को तो महत्व दिया, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी या ड्रामा या नाटक या कविता, इन जैसे विषयों को आजकल हम कुछ महत्व नहीं दे रहे हैं। चलिए, तो ये पैसेज पढ़ लिया हमने, कुछ अंडरलाइन कर ली बातें, और इसी के जस्ट बाद कुछ देखिए मैंने सारी चीज़ें, पैसेज टाइप कैसा था प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में, मैंने 3 बातें बताई थी पहले। ये पैसेज टाइप कैसा था, दार्शनिक, डेटा एंड फैक्ट्स को अंडरलाइन कर चुके, कठिन शब्द, तालीम, ज्वर, बेढब, यहाँ पे अतृप्त, कला, शिक्षा, मैं मान के चलता हूँ बिल्कुल आप 0 हो, तो उस हिसाब से हो सकता है कि तृप्ति अतृप्त आपके लिए ना हो, ज्वर आपके लिए ना हो, सिर्फ बहुत से बहुत तालीम भी ना हो, बेढब ही मुश्किल से कठिन वर्ड हो। तो ये सारी बातें। अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं जल्दी से और समझते हैं कि क्या कहानी है। तो पहला क्वेश्चन है कि भाई अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखिए अभी उसने विज्ञान वाले शब्दों की तो बात करी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि कला प्रवृत्ति खोती जा रही है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने पैसे समझ लिया होगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कला प्रवृत्ति पर। विज्ञान पर वो जोर नहीं दे रहा, कह रहा है कि हमने जोर दिया है, लेकिन ज़रूरत किसकी है, कला प्रवृत्ति की। यहाँ जरा से शब्दों पर ही सारा काम गड़बड़ है। ज़रूरत हटा देता या क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, अनुच्छेद के आधार पर हमने किस पर सर्वाधिक ध्यान दिया है, तो फिर आपका आंसर क्या आता है प्यारे बच्चों, विज्ञान पर। तो ये खैर आपका गलत है और सही अभी क्या है, कला प्रवृत्ति। किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इसका कोई लेना देना नहीं है, आप ही समझ में पा रहे होंगे। अगर पैसेज नहीं पढ़ोगे तो फिर हो सकता है, देखिए कितना दिमाग से पेपर बनाता सीटेट वाला। क्या मान लीजिए आप 5 मिनट में ही पेपर कर रहे होंगे, तो हो सकता है कि हम लोग मानते हैं सीटेट वाला बच्चों के लिए पेपर होता है, तो हर एक जगह बाल्यावस्था पर टिक लगा दोगे, तो इसलिए ये वाला आंसर भी लग दिया। लेकिन अगर आप पैसेज पढ़ के लगाओगे तो ये तो वैसे ही गलत लगेंगे।
किशोरावस्था तो हो ही नहीं सकता। तो ये सारी बात है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय, अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो आपसे कहूँगा इसे कंफर्म भी किया करिए। जैसे देखिए गणित, भूगोल, इतिहास, ये बगल में लिखा हो गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ा हूँ सबकी बुनियाद कैसी है, मतलब बुनियाद का मतलब होता है आधार, बेस। तो बुनियाद कैसी है भैया, बड़ा आसान सा आंसर है इसका। और आंसर क्या है प्यारे बच्चों, तर्क प्रधान। थोड़ा आज मैं स्लो ले रहा हूँ, फिर मैं धीमे धीमे स्पीड बढ़ाऊँगा। चलिए आगे देखते हैं। 93 क्वेश्चन क्या है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण क्या कर रहा है भैया, आप ही बताओ। समाज उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है। तो देखिए एक ही पॉइंट, इसमें सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं, एक ही पॉइंट नेगेटिव, और वो ये वाला है। और देखिए ज्ञान विज्ञान को वो कह रहा है कि भैया महत्व तो दो, लेकिन उसी को महत्व दे रहे हो, इसकी वजह से कला प्रवृत्ति छूटी जा रही है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये हो सकता है। देखिए अभी मैं आगे बताऊंगा कोई क्वेश्चन के टाइप। तो ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है, मतलब किसी को कठिन भी लगेगा, किसी को सरल, किसी को लगेगा ये वाला ज़्यादा सही है, या किसी को लगेगा ये वाला सही है, लेकिन किसी को ये सही नहीं लग रहा होगा। लेकिन जिसने पैसे समझ लिया होगा उसे ये सही लग रहा होता। तो ये क्वेश्चन कहलाएंगे 2 नंबर। अभी मैं आगे बताऊँगा कि ये क्वेश्चन 1, 2, 3 क्या होते हैं। आगे है किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में किसका रास्ता अपना रही है। ओबियस बात है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। तो ये तीनों चीज़ें तो नहीं होंगी ना। आपका सही आंसर क्या है यहाँ पे, पतन है प्यारे बच्चों। क्लियर है आपका। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया पहला, ये आंसर हो गया आपका दूसरा। अब आते हैं आगे, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। देखिए जितना ज़्यादा टाइम दें उतना दें। मैं मानता हूँ कि वीडियो बड़ा हो रहा है, मेरे दिमाग में भी रहता है कि जितना छोटा वीडियो बने उतना अच्छी बात। आगे मैं बहुत छोटे वीडियो बनाऊँ, लेकिन देखिए समझ आने के लिए चीज़ें आपको कई सारी बातें बतानी पड़ती हैं। अब ये बात तो मुझे लगता है ज़्यादा कठिन नहीं लगी होगी, आपको जल्दी बन गया होगा। 95 क्वेश्चन आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो देखिए तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। देखिए एक दिमाग में बात जाएगी कि यार क्या क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि जिसमें से ये पूछा गया कि कौन सा इन शब्दों में से पैसेज में शब्द नहीं आया, हो सकता है आप ऐसे समझो, या कुछ और तरीका है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, तार्किक वर्ड है तो यहाँ एक तो ये बात होगी, लेकिन इतना आपके पास टाइम नहीं होगा कि आप इस पैसेज में जाके सारे शब्दों को ढूंढ पाएँ। तो फिर क्या करेंगे आप, तो फिर दूसरा तरीका ये होगा कि आप इसमें ग्रामेटिकली कोई लॉजिक लगाएं। जैसे तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति, इनका अर्थ लगभग एक जैसा है। तार्किक का अपना अर्थ है, मतलब कोई आपस में कोरिलेटेड तो कर नहीं रहा है। तो देखो ना तो ये पैसेज के आधार पे अलग होंगे, क्योंकि पैसेज में ढूंढना इन्हें मुश्किल हो जाएगा, और दूसरा अर्थ के आधार पे भी इन्हें ढूंढना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, मुश्किल। तो अर्थ के आधार पे भी नहीं, तो फिर किसके आधार पे, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, ये ग्रामर का क्वेश्चन है एक तरीके से। ये किसका क्वेश्चन है, ग्रामर। जहाँ पे भी ग्रामर का क्वेश्चन आएगा उसमें मैं जी लिख दूंगा। 95 कैसा क्वेश्चन है, ग्रामर का। और इस हिसाब से यहाँ एक वर्ड है, यहाँ पे भी एक वर्ड है, यहाँ पे भी एक वर्ड है, लेकिन अभिव्यक्ति में तो एक वर्ड नहीं है, यहाँ पे तो लास्ट में ई आएगा। तो देखिए अगर अलग के हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या है, अलग चाहिए आपको, तो यहाँ अभिव्यक्ति आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सब में क्या आ रहा है, एक साहित्यिक, एक प्रत्यय आ रहा है सब में। लेकिन अच्छा मुझे लगता है कि क्या इसके लिए प्रत्यय पढ़ना ज़रूरी है क्या, हाँ ज़रूरी तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुझे नहीं लगता, इसीलिए मैंने आपको पेपर दिया था। आई होप कि आपसे ये बना होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। तो देखिए निपात अभी मैंने नहीं बताया, निपात वो शब्द होते हैं जिनका अलग जगह आकर अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ आज भी, इसमें, तो हिसाब से इसका सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों, भी। अभी मैं आपकी जानकारी बता दूं, जहाँ पे भी तो आ जाए, अभी आपको ग्रामर हिंदी की मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आएगा। तो, ही, भी, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से ये वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट निपात हैं। तो ये भी क्वेश्चन किसका हो गया प्यारे बच्चों, ग्रामर का। एक निपात का प्रश्न आ गया, और ये वाला प्रश्न किसका आ गया, प्रत्यय का। ये जो निपात है वो अव्यय का हिस्सा होते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना। ये क्वेश्चन ग्रामर में किसका है, प्रत्यय का, और ये वाला क्वेश्चन ग्रामर में किसका है, अव्यय का। अब आते हैं आगे 97 पे को देखते हैं। विकसित शब्द में प्रत्यय है। देखो प्यारे बच्चों, प्रत्यय की एक ट्रिक बता देता हूँ कि जब भी किसी शब्द से प्रत्यय हटता है तो जो शब्द बचे उसका अर्थ निकलना चाहिए। जैसे सपोज यहाँ विकसित शब्द है, अगर विकसित में अगर सित प्रत्यय होगा तो वर्ड क्या बचेगा, बिक। अब तुम ही बताओ बच्चों कि जब बिक शब्द का कोई आज तक अर्थ देखा, बकरी वाला बा बना के तो बिक जो बनता है उसका तो अर्थ होता है, लेकिन इस बिक का कोई अर्थ नहीं होता।
तो ये वाला प्रत्यय गलत हो गया। अब अगर तुम इत वर्ड हटा दोगे तो वर्ड क्या बचेगा, विकस बनेगा, और आगे क्या बनेगा, इत बनेगा। ऐसे ही अगर ता हटाओगे तो वर्ड क्या बनेगा, विकसी, और आगे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ता। और ऐसे ही अगर सत हटा दोगे तो वर्ड विकई बनेगा, क्योंकि आगे मैं संधि पढ़ाऊंगा हिंदी में तो और अच्छे समझ में आया। विकई और आगे क्या बनेगा प्यारे बच्चों, सत। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान से देखें तो हम पता ये देखना है कि जब प्रत्यय अलग हो जाए तो कौन से शब्द का अर्थ निकलता है। तो बताइए, इस विकय का कोई अर्थ निकलेगा क्या, नहीं। विकसी का अर्थ कुछ तो नहीं होता, विकास का अर्थ होता है। तो प्यारे बच्चों ये भी नहीं। अब आप कहोगे सर विकस का भी क्या अर्थ होता हो, तो एक्चुअली यहाँ एक संधि लगती है, जैसे हाथ धन कड़ी, तो वर्ड क्या बन जाता है, हथकड़ी बन जाता है। इसी तरीके से विकास धन इत विकसित हो जाता है, मतलब विकास का जो बड़ा का होता है वो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, छोटा हो जाता है। तो इस हिसाब से देखोगे तो आपका आंसर जो है इस हिसाब से क्या हो जाएगा, सेकंड, और सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, गलत। चलिए अब जल्दी से 98 पर आ जाते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि देखिए एक बार समझाइए, लेकिन ऐसा कि सबको समझ में आए। अब आते हैं आगे की चीज़ें देखते हैं और क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 पर। 98 क्या कहता है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा। तो पहला इसमें है कि सुखद है, दुखद है, औसत है, पता नहीं। तो आप ही बताइए, यहाँ यही बात की गई है कि भाई आधुनिक शिक्षा में तार्किकता पर जोर दिया गया है, भावनाओं पर जोर नहीं दिया गया है, और यह पतन का कारण बन रही है। तो ओबियस बात है यार कि इसका जो आंसर होगा वो आपका ना तो सुखद है होगा, ना आपका औसत है होगा, ना आपका पता नहीं होगा, क्या होगा, दुखद है होगा। बाकी इसके अलावा कुछ है नहीं, पता तो है। बहुत सारे बच्चे हाँ ये 2 नंबर क्वेश्चन होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है 2 नंबर 3 नंबर क्या होता है, अभी आपको क्लियर होगा। जैसे ये वाला है, अब चूंकि आपको प्रत्यय का रूल नहीं मालूम है तो आपके लिए क्या होगा, 3 नंबर क्वेश्चन होगा। देखिए 1 2 3 का मतलब 2 मतलब जो थोड़ा सा कठिन लगे, 3 मतलब जो बहुत कठिन है, और 1 मतलब जो बिल्कुल सरल है। 99 पे आए, अब मैं आगे 1 2 3 हाल की हाल देता चला जाऊँगा। 99 बाकी 1 2 वीडियो और देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी थोड़ा सा देखिए 99 आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो आप ही बताइए आज की डेट में किसको महत्व दिया जा रहा है, कला को, भाषा को, विज्ञान को, या फिर आपका इतिहास को। बताइए बच्चों, जल्दी से सोच लो आप लोग। ओबियस बात है कि तार्किकता को दिया जाता है, और तार्किकता इन तीनों में कहाँ है, विज्ञान को। एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन के लिए भी आपको पैसेज देखना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि पैसेज में तो कला भाषा भी लिखा हुआ था, लेकिन आप अगर वैसे देखोगे तो कला, भाषा और इतिहास तो तार्किक नहीं होते हैं। तार्किक कौन होता है, विज्ञान होता है, तो इसीलिए विज्ञान को महत्व दिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 100। तो देखिए ये टोटल हमने कितने क्वेश्चन करे, 99 क्वेश्चन करे। अब देखिए 99 क्वेश्चन करते हैं, मैंने देखिए हर एक क्वेश्चन को 2 नंबर 3 नंबर, ये देखिए यहाँ देखिए आप 95 में आपका जी है ये, तो मैं अब मुझे लगता है ये तो कठिन नहीं है, ऐसे मैं एक मान लूँ, भले ही ग्रामर का क्वेश्चन है लेकिन कठिन तो नहीं है। अच्छा ये जो विकसित वाला क्वेश्चन है ये तो ग्रामर का क्वेश्चन है। तो अभी तक हमने 9 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन पाए, ग्रामर के 3 क्वेश्चन पाए। अच्छा यहाँ तक मैं सारे पे नंबर डाल चुका। ये तो बहुत सरल प्रश्न है, 1 नंबर, जिस पर मैंने नंबर नहीं डाला वो 1 ही थे। जैसे ये वाला भी बहुत सरल था, और आपका ये वाला भी बहुत सरल था, तो ये सारे 1 नंबर हो गए हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आगे मैं एक आपको जो मैंने आपको उस दिन डायरी बनाने को बोली थी, वो डायरी देखिए कहाँ पे है। चलिए इधर आते हैं थोड़ा सा। ये वो डायरी थी जिसको आपको बनाना था। तो मैंने कहा था जैसे डायरी मतलब कोई ये नहीं 35 रुपये 40 रुपये डायरी ले आए, 10 रुपये की आपने जो कॉपी ख़रीदी है, नहीं तो आप भैया पुराने कॉपी का पेज उखाड़ के एक पेज बना लो, वही आपकी डायरी हो गई। उस डायरी में जो एक पेज लो, उस पेज पे इस तरीके से लिखो, क्वेश्चन, माई आंसर मतलब स्टूडेंट के आंसर, रैम सर आप वीडियो देखोगे उसके बाद आंसर, और लेवल, क्वेश्चन नंबर का लेवल क्या। अब होगा क्या कि देखिए ये जो आपका आंसर है ये 91, ये तो आपने लिख ही रखे होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, और लेवल आपको चूंकि मालूम नहीं था तो आगे पहले ये लेवल आप डाल लेना। आपके लेवल पहले आप डाल लेना कि 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और फिर मैंने जिस तरीके से बताया वो, जैसे 91 और 92 को तो मैंने 1 ही नंबर बताया। तो इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना है कि मैं आपके दिमाग में अपनी मेंटालिटी को सेट कर दूंगा, और मतलब अपना दिमाग आपको दे दूंगा,
और जैसे दे दूंगा वैसे ही आपको भी सीटेट का पेपर क्या लगने लग जाएगा, आसान। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। हमने 91 से लेकर 99 तक क्वेश्चन कर लिए और इतने क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन प्यारे बच्चों ग्रामर के थे, 3 ग्रामर के क्वेश्चन हैं। उनमें भी एक ही क्वेश्चन कठिन है और वो विकसित वाला था और मुझे लगता है वो भी आपको सरल लगा होगा। मैं बिल्कुल जीरो बच्चे के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक गद्य में कितने क्वेश्चन आए ग्रामर के, गद्य में क्वेश्चन आए 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन ग्रामर के थे। अब चलिए जल्दी से हम पद्य को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम अपना ख़राब ना हो इस हिसाब से। तो चलिए अब पद्य की तरफ बढ़ते हैं। अब वो सारी चीज़ें फिर से लागू हो जाएंगी। भाई है तो पद्य, लेकिन चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ वो तो समझ में आई गई होंगी कि सबसे पहले पैसेज का क्या जानोगे, टाइप, उसके बाद उसमें डेटा फैक्ट्स जानोगे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको अगली चीज़ क्या जाननी है कि कठिन शब्द कौन से हैं, ठीक है। मैं छोटा सा लिख देता हूँ, ये पहले नंबर चीज़, दूसरे नंबर चीज़, तीसरा और चौथी चीज़ क्या थी, स्पीड। ये चारों चीज़ें दिमाग में रखनी है। अब रटना नहीं है इनको, है ना, ये सब समझ के हिसाब से आपको करनी है। जैसे कविता पढ़ना चालू करूँ, साकार दिव्य गौरव विराट, जैसे मैंने ये 2-3 लाइनें देखी तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो पैसेज है वो एक तरीके से फिक्शनल पैसेज है, मतलब कल्पनाशीलता वाला है। चलिए देखते हैं। ये आपको मैं बताऊँ, ये जो लाइन है वो रामधारी सिंह दिनकर की हैं। अब ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि ये लाइनें किसकी है ना, ये यूपी टेट के प्रश्न है, ये सी टेट में इस तरीके से नहीं आता। चलिए तो अपन थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं और आइडिया लगाते हैं कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 100 से 105 मतलब 6 क्वेश्चन करूँगा और ये क्वेश्चन किसके होंगे, एक तरीके से हिंदी में कविताओं के प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले तो देखिए मेरे पढ़ने के स्टाइल से समझिए। मेरा जो पढ़ने का स्टाइल होगा वो ऐसा कि जिससे आपको ये दिखेगा कि मुझे समझ में आ रहा। अब देखिए यहाँ पे भी आप कैसे पढ़ सकते हो, आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भात ज्वाल, ऐसे नहीं पढ़ना है। और न ऐसे पढ़ना, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भात ज्वाल मेरी जननी के हिमकरीट मेरे भारत, ना ऐसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना, बड़े सहजता के साथ समझते हुए। तो चलिए पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, यहाँ मैं रुक नहीं पाऊंगा, फिर बाद में धीमे धीमे करके और समझाऊंगा। पहले मैं एक ले आपको बता दूं किस तरीके से पढ़ना होता है। तो और पढ़ते हुए ही मैं बीच बीच में जो भी कठिन शब्द होंगे उन्हें अंडरलाइन करता जाऊँगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। साकार दिव्य गौरव विराट, चलिए ऊपर थोड़ा सा कर लेता हूँ, अब चलता हूँ। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भात ज्वाल मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल। अब जैसे आपने ये 4 लाने पड़े तो कुछ मतलब अंदाज़ा लगाइए। जैसे जननी मेरी कौन, या तो मेरी माँ होगी या फिर मेरी भारत माँ होगी। अब जब भारत लिखा है तो भारत माँ से ही रिलेशन बनेगा। और मेरे भारत मतलब हमने देश, मतलब ये देशभक्ति की एक कविता है। मेरे नगपति मेरे विशाल। चलिए अब आगे चलते हैं। युग युग अजेय निर्बंध मुक्त युग युग गर्वोन्नत नित महान निस्सीम व्योम में तान रहे। अब जैसे ये वर्ड थोड़ा सा कठिन है। युग से किस महिमा का वितान कैसी अखंड यह चिर समाध यतिवर कैसा यह अमर ध्यान तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान उलझन का कैसा विषम जाल मेरे नगपति मेरे विशाल। और शायद इसके बाद भी है नहीं, इतनी जरा सी कविता है, आप समझ चुके होंगे पढ़ने का तरीका। अब चलिए मैं जल्दी समझा देता हूँ। साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल। अब इसका क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज़ है जो साकार मतलब जिसका आकार है, साधन आकार साकार। देखिए संधि बहुत काम करती हैं। अभी मैं जस्ट वीडियो डालूंगा, मैंने एक ही 2 वीडियो डाले हैं, आगे जस्ट आपके वर्णमाला फिर संधि ऐसे वीडियो आएंगे तो उससे और अच्छा समझ में आएगा। तो साकार समझ में आ गया होगा। दिव्य गौरव विराट मतलब कोई ऐसा है जिसके पिक्चर है, गौरव मतलब बढ़िया गौरवपूर्ण व्यक्ति है, विराट मतलब बड़ा कोई है, पौरुष के पूंजी भात ज्वाल मतलब जिसमें पौरुषता है, मेरी जननी के हिम करीट, हिम मतलब होता है मुकुट, सॉरी बर्फ, और करीट का मतलब मुकुट, तो बर्फ का मुकुट। इसका अर्थ क्या हो गया प्यारे बच्चों, बर्फ का मुकुट। भारत माता का बर्फ का मुकुट कौन है, यहाँ जो बात की जा रही है प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए मेरे भारत के। जैसे ये बर्फ का मुकुट की बात आई तो अगर थोड़ी सी भी आपको सामान्य ज्ञान होगा तो आपको मालूम है अपना बर्फ का मुकुट कौन है, हिमालय है, क्योंकि ये उत्तर भारत में संतरी बन के खड़ा हुआ है और अपने देश की क्या करता है, रक्षा। तो यही है मेरे भारत का दिव्य भाल। भाल माने जो सैनिक अपने हाथों में लिए रहते हैं तो वो बचाव के लिए रहता है, तो वैसे ही भारत का भाल कौन है, हिमालय है। मेरे नगपति
मेरे विशाल। तो देखिए विशाल तो है ही, और नगपति का मतलब यहाँ क्या निकल के आ सकता है, नगों का पति। अब यहाँ नग मतलब नागों का पति भी हो सकता है, नग माने नाग भी हो सकता है, और नग माने हीरे जवाहरात मोती या औषधियाँ होती हैं। हिमालय पे आपने रामायण देखी होगी, हनुमान जी हिमालय से तो लाए थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो नगपति का मतलब हो गया। नग मतलब कीमती चीज़ों का रखवाला। अब आते हैं युग युग अजय निर्बंध मुक्त, मतलब युगों युगों से इसे किसी ने जीत नहीं पाया है, कोई किसी बंधन में नहीं रहता, हमेशा सीना तान के खड़ा हुआ है। युग युग गर्वोन्नत नित्य महान, हमेशा युगों युगों से यह गर्व की अनुभूति कराता है कि हमारे पास हिमालय पर्वत है। निस्सीम व्योम में तान रहा, निस्सीम। अब देखिए ये वर्ड अजीब सा लग रहा होगा, मैं कहूँगा संधि विच्छेद करो। जैसे निस्सीम की संधि विच्छेद करोगे तो वर्ड क्या बनेगा, निहि धन सीम। अब आपको संधि नहीं आती होंगी तो अभी जस्ट मैं कंसेप्चुअल सीरीज चला रहा हूँ हिंदी की, उसमें आपको समझ में आएगा। ये सीटेट वालों के लिए स्पेशली है, और वो जो सीरीज चल रही है वो सभी के लिए, लेखपाल पुलिस एसआई सबके लिए। तो नी धन सीम, सीम माने सीमा हो गया, और नी माने रहत, जो सीमा से रहत है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। व्योम माने क्या होता है, आकाश। ये पर्यायवाची जब आप पढ़ लोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो व्योम माने आकाश हो गया। तो हिसाब से देखोगे प्यारे बच्चों, तो जिसकी सीमा नहीं है आकाश, ऐसे में क्या है, तना खड़ा हुआ है। युग से किस महिमा का वितान, वितान। अब यहाँ बड़ा अजीब सा लगता होगा आपके यहाँ सेंस, जैसे मान लो जो आपको पता ही नहीं है तो आइडिया तो लग रहा है ना कि भैया इसका महिमा का वर्णन करना मुश्किल है। कैसी अखंड यह है चिर समाधि, चिर माने होता है हमेशा, समाधि माने समाधि। अब ओबियस बात है, हिमालय पर्वत कहीं जा आ तो रहा नहीं है, तो ये क्या है, समाधि लिए हुए। यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। अब देखो यति का मतलब वैसे होता है ठहराव, ये जो यति मतलब होता है वो ठहराव। तो ऐसा बंदा जो ठहराव को धारण किए हुए, तो कौन धारण किए हुए, हिमालय। कहीं चलता फिरता तो नहीं, बस सीना तान के खड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है जैसे ध्यान में है। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। और कहाँ सीना तान खड़ा था, आकाश में। तो वो कह रहा महाशून्य मतलब आकाश में किस समस्या, जटिल समस्या का निदान ढूंढ रहा है। उलझन का कैसा विषम जाल, अरे काहे बात की उलझन है, मेरे नगपति मेरे विशाल। कुल मिला के ये जो कविता है इसमें हिमालय की मतलब महिमा का वर्णन किया गया है। काफ़ी अच्छे हिंदी के शुद्ध शुद्ध शब्द हैं, आपको होप के समझ में आ गया। देखिए अगर ये कविता समझ में आ गई होगी तो आपके लिए ये क्वेश्चन बच्चों वाले होंगे। जल्दी से देखते हैं। जैसे हिमक्रीट का क्या आशय है, तो ओबियस बात है यार, हिम माने तो बर्फ होता है, इतना तो आइडिया लगा ही सकते हो, और सब जगह मुकुट लिखा है, तो फिर क्या हो जाएगा, बर्फ का मुकुट लग जाएगा। अगर ऐसे भी लगाते तो मेरी नज़र में तो ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि भले ही हिमक्रीट का अर्थ भी ना मालूम, सब जगह मुकुट है तो आंसर तो मुकुट हो गई सही। और हिम का मतलब तो सबको मालूम होता है, ये ठंडा नहीं होता, क्या होता है, बर्फ होता है। ठंडा मुकुट वैसे भी नहीं हो सकता, बर्फ का मुकुट होता है। अब आते हैं आगे, ये वो क्वेश्चन है जिसमें इस बार सबके गलत हुआ था, मतलब मेरे बच्चों को भी ये क्वेश्चन गलत हुआ था, इसमें बहुत बड़ा डाउट था। इसको मैं थोड़ी देर से देखता हूँ। जो भी 3 नंबर क्वेश्चन होंगे उन्हें शुरुआत में सोचना नहीं होता, इसका आंसर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 101, नगपति का विग्रह और समास क्या होगा। तो ये मैं ग्रामर का क्वेश्चन मान लूँ, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन हो गया जो ग्रामर का क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन ग्रामर का। अब आते हैं आगे, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। अब देखिए जल्दी से पढ़ लीजिए, आपको याद है ना, पौरूष के पूंजी बात भूत ज्वाल, तो कहाँ कहा है पौरूष के पूंजी। ये तो बिल्कुल आसान सा है, कोई भी बच्चा बता देगा आपको। तो ये हो गया, और ये बिल्कुल आसान सा 1 नंबर प्रश्न है। अब आते हैं 103 पर, जिसे जीता ना जा सके। देखिए अभी मैंने कहा था मुहावरे लोकोक्ति ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी में से अनेक शब्दों से बना एक शब्द, जिसे जीता ना जा सके। अब जहाँ जीतने की बारी आएगी तो बताइए, यहाँ मरने में जीतना आ जाएगा क्या, खंड में जीतना आ जाएगा क्या, या तो दिव्य होगा या जे होगा। तो जे माने क्या होता है, जीतने वाला, और आ माने ना हो गया। तो ये भी बहुत सरल शब्द है और आप जल्दी से आंसर लगा सकते हैं। तो ये भी मेरे लिए 1 ही नंबर है। अब और आगे बढ़ते हैं, 104 पे आते हैं। निस्सीम, अभी मैंने पूरी कहानी बता दी है। तो भैया निह धन सीम बना था इसका। अब निह अगर विसर्ग आ गई तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। मैं आगे ट्रिक बताऊंगा भैया, जहाँ पे भी सीटी वाला सा, सपेरे वाला सा होता है, या फिर षटकोण वाला सा होता है, ये तीनों सपेरे वाले सा में बदल जाते हैं विसर्ग संधि में। तो इस हिसाब से अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आया, बिल्कुल परेशान ना हो। ये मैं मान लेता हूँ 5वां क्वेश्चन है आपका किसका, ग्रामर का, ठीक है। अब आते हैं, और ये भी क्या मैं इसे 2 नंबर दूं, मुझे नहीं लगता कि इसे 2 नंबर देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वर व्यंजन जब पढ़ लोगे तो आसान हो जाए। तो मैं तो 1 नंबर दे रहा हूँ। आगे, हिमालय को यतिवर, मैंने अभी भी समझाया। अब जैसे यति का किसी को अर्थ ही नहीं मालूम तो कठिन है ना। फिर यति माना मैंने अभी क्या बताया था, ठहराव। तो इस हिसाब से देखेंगे कहकर संबोधित, क्योंकि वह भारत का प्रहरी है, पर्वतों का स्वामी है,
समाधि में लीन है या समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो आप ही बताइए, पर्वतों का स्वामी या भारत का प्रहरी, ये वाली बातें तो नहीं कही है उसने। हिमक्रीट कहा था, प्रहरी तो नहीं बोला ना, है हिमालय भारत का प्रहरी। लेकिन किसी अन्य कवि ने कहा, मैंने कहा था ना आपको, जो पैसेज में लिखा है उसे 100% क्या मानना है, सही मानना है। तो यहाँ तो कहीं प्रहरी नहीं लिखा है और पर्वतों का स्वामी भी नहीं लिखा हुआ है। समस्या का हल ढूंढ रहा है ये लिखा हुआ है और समाधि में लीन लिखा हुआ है। तो समस्या का हल और यतिवर का तो कोई अर्थ नहीं होगा। समाधि में लीन, ये देखिए यहाँ पर लिखा ही हुआ था, यतिवर कैसा, यह अमर ध्यान चिर समाधि। तो यहीं पे तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि यतिवर यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है तो हिसाब से यही आंसर होगा। और इस तरीके से इसका आपका समाधि में लीन, तो मुझे लगता है ये भी बन जाता। थोड़ा सा टाइम लगता तो चलो मैं इसे 2 नंबर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा इसलिए। तो इस तरीके से हमने पाया कि 5 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इसमें ग्रामर के हैं, बाकी जो 6 क्वेश्चन थे उनमें से 4 आसान है और इस तरीके से कविता ख़त्म होती है। तो चलिए फिर से एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो हमने 15 क्वेश्चन पढ़े, हमने, अच्छा एक क्वेश्चन रह गया, सॉरी, एक्चुअली लाइव क्लास होती तो जल्दी पता लगता, मैंने इसका आंसर नहीं बताया आपको। नगपति का विग्रह क्या है? तो देखिए यहाँ पे मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा जब मैं समास पढ़ा दूंगा उसके बाद। देखिए नगपति जो है, इसमें पहला तो यही बनेगा, नगों का पति। जहाँ पे भी कारक चिन्ह आता है वहाँ कौन सा समास होता है प्यारे बच्चों? तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पे का है और इस तरीके से यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? षष्ठी तत्पुरुष समास। और देखिए मैं और आसान करता हूँ आपकी चीज़ों को, ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ये नगों का पति के हिसाब से कौन होना चाहिए? षष्ठी तत्पुरुष समास। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। अब बात आती है कि जैसे मैंने कहा रत्नों का पति। अब देखिए रत्न, मैंने अभी भी कहा था ना, नग के कई सारे अर्थ, नग का मतलब रत्न भी हो सकता है, तो ये भी आंसर हो सकता है और इसमें भी तत्पुरुष समास लिखा हुआ है। नगों का पति है जो कर्मधारा, ये इसके चांस कम है, क्योंकि भैया कर्मधारा जब होता है जब वो विशेषता बतला है। तो नगों का पति विशेषता नहीं है, कारक का हमेशा संबंध बता रहा है, तो विशेषता नहीं है, ये तो हक है उसका। तो मुझे लगता है ये आपको नहीं मानना चाहिए था। लेकिन देखिए और ऐसे भी समझ लो, 2 जगह तत्पुरुष लिखा हुआ है। देखिए ये छोटी सी ट्रिकें हैं, मतलब सीटेट की साइकोलॉजी को समझो। जब उसने 4 ऑप्शन दिया और 2 जगह तत्पुरुष समास है, तो ये तो कंफर्म बात है कि इन्हीं में से आंसर होगा, न कर्मधारा होगा न बहुब्री। और ये 100% ट्रिक का काम करेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल टेंशन न लेना। इसी तरीके से आंसर लगाना जब आपको कठिन सा लगे। अब तत्पुरुष समास तो है यहाँ पे, लेकिन आप नगों का पति बोलें या फिर रत्नों का पति बोलें, तो आप ही बताओ यहाँ पे जो नग का मतलब रत्न होगा, तो हिमालय में जो रत्न है उससे ज़्यादा औषधियाँ पाई जाती हैं, या पर्वतों का समूह है हिमालय। तो यहाँ जो नगों का पति है ये ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ नग ब्रैकेट में चला गया, जबकि बनेगा तो यही ना नगों का पति। तो इस हिसाब से अगर देखो, अगर 1.5 दिमाग लगाओगे तो फिर आपका जो ज़्यादा होशियार बच्चे वो ये आंसर लगा के चले आएंगे। लेकिन सही आंसर ये है नहीं, पहला आंसर गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। सीटेट वाला कहता है भैया समझ क्लियर करो, ज़्यादा 1.5 दिमाग वाले आदमी को वो फेल कर देता है। तो इस हिसाब से सही आंसर इसका क्या हो गया? नगों का पति। क्यों? मैंने एक ट्रिक बताई कि भाई जब ऑप्शन देखे तो 2 जगह तत्पुरुष था, तो ये तो कंफर्म हो चुका था कि तत्पुरुष में सही है। लेकिन नगों का पति होगा या रत्नों का पति, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो पहला वाला, नहीं लगाओगे तो तीसरा वाला, तो यही आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों मैंने एक क्वेश्चन जो भी पूरे 91 से 105 हैं वो आपको समझा दिए। अब इतनी ही देर आपको आगे पेडागोजी में लगी। देखिए शुरुआत में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा वीडियो है, 4 मिनट का वीडियो कैसे देखेंगे, लेकिन आई होप कि आप मेरी आवाज़ सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो और छोटा कर दूं मैं। एक्चुअली अगर मैं छोटा कर दूंगा तो थोड़ा सा डिटेलिंग कम हो जाएगी, मतलब जैसे मैंने अभी हर एक क्वेश्चन को देखते हुए उससे रिलेटेड चीज़ें भी बताई तो शायद संभव ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को, मैं आपको सही बताऊं तो आगे जब सीटेट का पेपर आएगा तो इसे सिर्फ 10 मिनट में करना है। समझाने में देर लगती है, करने में देर नहीं लगती। तो इसे मुश्किल से पूरा हिंदी का पेपर 10 मिनट में करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं था डायरी पेज में, आगे 91 से 120 इस तरीके से लिख लेंगे। पूरे 101 105 तक आप अपने आंसर लिख लेंगे। इसके बाद मेरे आंसर अभी अभी आप लिख ही लेंगे। और यहाँ से अगर जहाँ जहाँ आंसर मैच करें तो वहाँ से आपकी ट्यूनिंग मेरे साथ क्या होने लग गई? सेट होने लग गई। तो यह टिक मारते आना कि भैया मैं भी सही था और रेम सर ने भी सही बता दिया। तो इस तरीके से ये देखा करो कि आपके और मेरे आंसर कितने मैच कर रहे हैं। दूसरी बात ध्यान रखें, अगर मैं आपको कोई पेपर दूं तो आपका काम ये नहीं होना चाहिए कि अरे ये पेपर है किसका, अरे मैं पहले से आंसर ढूंढ लूँ। अरे तो ये आप चीटिंग मुझसे तो कर नहीं रहे हो, आप अपने से कर रहे हो। और चीटिंग करोगे तो मैंने आपको बोला ना, मेरी एक बात मानिए, मैं कह रहा हूँ आप यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो भी समर्पित व्यक्ति होगा,
अब कुछ ऐसे भी होते हैं, उन्हें सांत्वना चाहिए होता है, आएंगे हाँ रैम अकेडमी यूट्यूब पे वीडियो आ रहा है, बहुत बढ़िया, 2 मिनट देखा 3 मिनट देखा बंद कर दिया, अरे कौन 40 मिनट का वीडियो देख। तो देखिए ये उनके लिए सीटेट वाली सीरीज उन्हीं के लिए है जो वास्तव में सीटेट पास करना चाहते हैं। हर कोई सीटेट पास नहीं करना चाहता, ना इससे कुछ नॉलेज बनेगी, ये उनके लिए जो सीटेट पास करनी है। सबके लिए क्या होंगे, हिंदी की पूरी कंसेप्ट सीरीज, मैथ की पूरी सीरीज, वो सबके लिए होंगे। तो वो बच्चे जो सीटेट की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियो को एक एक करके देखें। देखिए मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि आपको कुछ पढ़ना है, सिर्फ सुनना ही तो है मेरी बातों को, और उनको करते हुए ऐसे करते चले जाएंगे। अच्छा, हर एक के आगे 1 2 3 आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। जैसे सर वो जो क्वेश्चन नंबर 103 था ना, शायद ये क्वेश्चन नंबर अभी 103 था, सॉरी 101 था ना, 101 क्वेश्चन अभी मैंने आपको 3 नंबर करवा दिया था और वो ग्रामर का क्वेश्चन था। तो ऐसे 3 नंबर 2 नंबर ऐसे डालना। कल मैं और अच्छे से समझा दूंगा इसका कि कैसे बनाना था। आई होप कि ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमने पूरा पेपर देखा, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये थी हिंदी की अभी सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन। हिंदी में कितने क्वेश्चन आते हैं मैं पूरा रिकैप कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, ये जो हिंदी का पेपर है ये पूरा आपका हिंदी का सीटेट दिसंबर 2019 का ओरिजिनल पेपर है, बिल्कुल एज इट इज, मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं करी है। सेट कौन सा है ये, यहाँ से देख लो आप, ये है सेट नंबर ए, ठीक है। और ये जिनने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ली होगा उनके लिए ऐसा पेपर आएगा, सेकंड लैंग्वेज वालों को कुछ और आएगा। मैं पहले एक बार आप इससे मेरे से जुड़ जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी इससे जोड़ो यूट्यूब चैनल से, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अब जब मैं भला करने बैठा ही हूँ तो अधिक से अधिक बच्चों का भला हो, ठीक है। तो 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर विकल्प को चुनिए। मतलब हिंदी का पेपर जब करेंगे तो पहले एक पैसेज आएगा, मैंने आपको बता दिया। हमेशा ध्यान रखना, पिछले 3-4 सालों से पैसेज में 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, 8 भी आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल में तो 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। 9 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन किसके होंगे, ग्रामर के। तो ग्रामर के भी इतने कठिन तो होंगे नहीं। तो इस तरीके से आपने पूरा पेपर देख लिया ग्रामर का। जैसे विकसित, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था आपका स्वाभाविक व्यक्ति, ये निपात वाला था, तो मैंने अभी बताया कि इस तरीके से। तो 9 क्वेश्चन के बाद फिर एक क्या आएगा, पद्य आएगा, मैंने अभी बताया ये रहा पद्य आपका, ये पद्य आ गया। पद्य में आपने कविता पढ़ ली, कविता पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, या किसी भी पैसेज को पढ़ने के तरीके के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, पैसेज का टाइप क्या है, उसका डेटा फैक्ट्स को अंडरलाइन करना है, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करना है, स्पीड को अंडरलाइन। स्पीड होनी क्या चाहिए, समझ वाली स्पीड होना चाहिए, जिसमें ऐसा लगे कि आप समझ के पढ़ रहे हैं। फिर इसके क्वेश्चन पढ़े, इसमें मात्र कितने क्वेश्चन थे, 6 में सिर्फ ये 101 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करके आए थे, बाकी किसी को कोई गलती नहीं। मतलब जिसने पढ़ भी रखा होगा उससे भी ये गलती हो सकती है, क्योंकि तत्पुरुष तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन यहाँ डाउट में आएगा रत्नों का पति मानूं कि नगों का पति। तो हिमालय के संदर्भ में नगों का पति या पर्वतों के सेंस में बोला जा रहा है, तो नग का अर्थ यहाँ पर्वत से है, ना कि रत्नों से। बाकी नॉर्मल मीनिंग नग का क्या होता है, हम नहीं कहते नग पन्ना या नीलम, इस तरीके से नग तो हम लोग रत्न से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अभी सिर्फ मैंने 15 क्वेश्चन बताए। आगे के 15 क्वेश्चन जो आपके 106 से लेके, प्यारे बच्चों 106, 107, 108, 100, इधर 9, 10, 11, 12 हैं। फिर आगे अगले पेज पे 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब 2 पेज और हैं। लेकिन इन 2 पेजों को पढ़ने के लिए आई होप कि मुझे लगता है मुझे शायद आधे घंटे में समझा पाऊँगा। लेकिन ये पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। देखिए पेडागोजी की रील भरनी होती है, कोई नोट्स नहीं होता। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको कहीं किसी वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ ऐसे कोई वीडियो यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये कोई यूट्यूब वीडियो तो बाद में बनने लग गए भैया। आप कभी गूगल पे सर्च करेंगे तो 2012-13 में मैंने एक आंसर की डाली थी सीटेट की, वो आपको पब्लिश होगी। उस वक्त तो कोई ये चैनल वैनल नहीं थे, क्योंकि मुझे बाद में इसकी जानकारी लगी कि इस तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भला हो सकता है, तो अब मैं उसको अपना रहा हूँ। बाकी आप इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखें। तो आपका अगला काम क्या होगा प्यारे बच्चों, अगले वीडियो के पहले आप क्या कर लेंगे, 106 से लेकर 120 के जो भी आपका आंसर लगता है, देखिए आप अपना दिमाग के हिसाब से आंसर लगा लें। हर एक पे क्या डालेंगे, अगर ये क्वेश्चन नंबर 106 आपको 1 लगता है या 2 लगता है या 3, इन तीनों में से जो भी आपको लगे वो, जैसे 1 है क्या 2 है या 3, जो भी आपको लगता है कि सबका अपना अपना आंसर होगा। बातें ना करें आप, मतलब कोई ऐसा नहीं फ़ोन लगा पूछे भाई तूने 107 का क्या डाल दिया, 2 नंबर डाला है कि 3। तो देखिए सबका अपना दिमाग है, सबके लिए 2, 3 या 1 अलग अलग होंगे, ये मैच नहीं करेंगे। फिर बाद में आपको जो मैं बताऊँ कि ये क्वेश्चन 2 नंबर है, ये क्वेश्चन 3 नंबर हो सकता है, और धीमे धीमे आप पाएंगे कि ये 3 नंबर, अभी जैसे मान लीजिए ऊपर 3 या 4 क्वेश्चन होंगे, धीमे धीमे एक भी क्वेश्चन आपके लिए 3 नंबर नहीं होगा। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातों से ही आपको धीमे पता नहीं चलेगा कब यूट्यूब चैनल से ही आपने सीटेट का पेपर निकाल लिया। धन्यवाद बच्चों, माफ़ करिएगा अगर आपको लगता हो वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन शायद पढ़ाने का यही तरीका है। मैं चाहूँ तो
व्यूज़ भी बटोर सकता हूँ, कमेंट भी, लेकिन मैं मानता हूँ कि कल जब इसी चैनल से सीटेट के बच्चे पास होकर अपना कमेंट लिखेंगे ना, तो उसके बाद ये चैनल कहाँ होगा मुझे नहीं पता और आपको भी नहीं पता। लेकिन जब तक चलते हैं, जितने बच्चे जुड़े हैं सारे के सारे अगर सीटेट तैयारी कर रहे हैं, एक एक शब्द मेरा लाइन जैसे भी मैं बोल रहा हूँ वैसे आप अभी से फॉलो करने लग जाइए। कोई ये नहीं कि वीडियो बाद में देख लेंगे, बाद में वक्त नहीं आएगा, इकट्ठे फिर से 3 4 5 वीडियो आएंगे और फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। रोज़ मैं एक वीडियो पब्लिश करूँगा, एक आधी दिन ऐसा हो सकता है कि ना हो पाए, लेकिन इसी तरीके से सारी कहानी चलेगी। धन्यवाद गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक।